नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमआरएन न्यूज के इस नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अब का सबसे हॉट टॉपिक अभी जो चल रहा है देश में, वो है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का ये केस अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और ये सब जुडिस है। तो हमारे साथ आप सब मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले है पार्था टीआर, जो एसआईएफ हैदराबाद में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। फिर है वसीफ अली, जो सेफ फैमिली फाउंडेशन दिल्ली में काफी दिनों से काम कर रहे हैं और कई बार टीवी में आ चुके हैं और अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। चेतन जी, जो कि मुंबई से है वास्तव फाउंडेशन से, वो भी काफी दिनों से काम कर रहे हैं। वो भी देश और अपने मुंबई के काफी पुरुषों की मदद कर चुके हैं। प्रमोद, जो कि छत्तीसगढ़ से है और वो यहाँ के पुरुषों के लिए वरदान है। उनके जो स्ट्रेटेजीज यूज करके यहाँ के पुरुष ने काफी अच्छा सक्सेस पाया है। एंड लास्ट द लीस्ट चंद्रशेखर जी, जो सेव इंडियन फैमिली बेंगलोर से हैं और उन्होंने भी काफी सालों से पुरुषों की मदद की है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। तो जो फेमिनिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये वैवाहिक बलात्कार में जो हस्बैंड को इम्यूनिटी दिया गया है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि रेप रेप है, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो। तो मैं इस टॉपिक में आप सबसे आपका व्यू लेना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले पार्था जी, आप अपना व्यू रखें इस टॉपिक पर। I think कि पहले ना we have to divide this issue into two parts. First thing, we need to understand whether we should. This is a both sensitive topic है, क्योंकि this is about also concerns feelings between husband and wife. Also अगर कल के दिन इसको first of all we should try to understand whether there is something called marital rape in the first place, and इसको अगर legalize और इलीगलाइज किया गया है जो भी है उसको उस तरह से उसको स्टैंप करके, then what is the effect on husband and wife, the family, and also on the children if there are any. So this is one question that was raised in one of our groups last week. So that is one thing. Second thing is, after let us say we come to one decision ki whether it should be illegalized or it should not be recognized. So when in both the streams, what the law is supposed to do. Ultimately, in my opinion, suppose even if it is legalized or illegalized, जो भी है, recognized, unrecognized, first of all, if there is a accusation of violence, sexual violence by either side, then ultimately the minute a case or complaint is filed, it should be deemed as a default divorce. Otherwise, what is the point? Once you make an accusation and then you are saying, I want benefits from the husband, I don't want the marriage to be broken up, marriage must be continued. And if the law makes sure that you keep on making a trial for 20-30 years, then what is the point? So the minute any accusation comes into place, whether they legalize it, illegalize it, recognize, unrecognize, it must be a default state of divorce. This must be recognized. This is my opinion. मेरा भी इसमें या सौरभ इसमें मेरा भी कुछ है। वो मैं ये सोचता हूँ, आपने ये कहा कि फेमिनिस्ट का या फिर नारीवादी संगठनों का ये कहना है कि इसमें मर्दों को इम्यूनिटी मिली हुई है या हस्बैंड को इम्यूनिटी मिली हुई है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ऐसे तो बहुत ही सादा और सीधा है, लेकिन जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनके दिमाग को खोलने के लिए मैं एक पर्सपेक्टिव, एक पक्ष रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैरिटल रेप सोटू से तथाकथित के लिए किसी को इम्यूनिटी है हस्बैंड को, तो मैं कहूंगा कि फिर तो पूरी दुनिया में लड़कियों को इम्यूनिटी है ना रेप के लिए। रेप के कानून में कहाँ लिखा है? एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं लिखा है कि लड़कियां रेप कर सकती हैं। तो लड़कियों को तो हमेशा के लिए इम्यूनिटी है, वेदर मैरिटल हो ना हो, गर्लफ्रेंड हो ना हो, वो तुमको तो पहले से इम्यूनिटी है।
तो वो इम्यूनिटी क्यों दी गई है? अगर आप वो ये सोचेंगे तो शायद इसका जवाब भी निकल के आएगा। मैं केवल सोचने के लिए उनको पॉइंट दे रहा हूँ जिन्होंने ऐसा अजीब सा और बहुत ही असामयिक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद एक स्टेप आगे कि लड़कों को इम्यूनिटी मिल चुकी है कि इसके लिए मैरिटल रिलेशनशिप में रेप की इम्यूनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी का क्या मायने है? इम्यूनिटी का क्या मायने है कि वो कुछ भी करते रहें और उनको कुछ नहीं होगा, ऐसा इम्यूनिटी है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वैवाहिक संबंधों के बीच में जो कानून संदर्भ में है, एटलीस्ट भारत में, उसमें से सबसे जो प्रेवलेंट और सबसे ज्यादा अब्यूज्ड भी जो कानून है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी कि घरेलू हिंसा का कानून। तो उस कानून में इस चीज की, खास करके किसी भी तरह के वायलेंस का बहुत बड़ा उन्होंने रेल्म खोल के रखा है। किसी भी चीज को हिंसा कहा जा सकता है। तो पार्था ने सही कहा कि अगर आप कहते हैं कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है तो वो तो डिफैक्टो होना चाहिए कि खत्म, कहानी खत्म। पार्था शायद ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी वैवाहिक संबंध में अगर रेप जैसे विभत्स बात को यूज करना पड़ जाए या कहना पड़ जाए किसी भी कारण से, चाहे वो अब्यूज करने के लिए हो या सो कॉल्ड यूज करने के लिए हो, तो वो संबंध तो है ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूं कि ये चीज क्यों नहीं इतने अच्छे से मुखर होके आती है, इस चीज के बारे में लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं और ये क्यों एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। वो इसलिए क्योंकि विवाह का जो पक्ष भारतीय दंड संहिता में या भारतीय कानून में, जो हमारी जो विवाह अधिनियम है उसमें जो इन चीजों को जिस तरह से पेश में रखा गया है, उसमें कहा गया है कि ये एक धार्मिक, एक सैक्रोसेंट रिलेशनशिप है जिसमें कि दो लोग अपने मर्जी से, कंसेंट से एक साथ आते हैं। तो अब ये कहते हैं, जो कि सो कॉल्ड नारीवादी कहते हैं, कि कैसे अम्ब्रेला कंसेंट कैसे हो सकता है? आपकी बात सही है, अम्ब्रेला कंसेंट किसी चीज का होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप एक ऐसे इंटीमेट रिलेशंस की बात कर रहे हो, ये केवल किसी बफे पार्टी में जाके चिकन टिक्का या पुलाव उठाने की बात नहीं है। ये एक दो लोगों के बीच में बहुत ही आंतरिक समझौता और एक संबंध है जिसमें कि कुछ चीजें कही और अनकही हैं, और उन अनकही चीजों को एक्सप्लिसिट और कथित कर देने के लिए एक चीज की जाती है पब्लिकली, जिसका नाम है विवाह, निकाह, शादी। उस समय लड़के और लड़की को एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट पावर दिया जाता है, इमोशनल और क्या कहते हैं, शारीरिक और यहाँ तक कि मानसिक भी, तो बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट से, राइट। आप देखेंगे कि भारत में किस तरह से कानून को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं 5 मिनट पहले तो रेप हो सकता था, विवाह के 5 मिनट के बाद तो रेप नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन 5 मिनट पहले तो आप किसी चीज के अधिकारी नहीं थे, ना तो आपको गुजारा भत्ता मिल सकता था, ना तो आप उनके घर में घुस सकते थे, ना तो आप उनके राशन कार्ड में नाम लिखवा सकते थे, ना आप उनके मरने के बाद उनका परमवीर चक्र खुद ले सकते थे, ना तो आपका डिफॉल्ट हक होता उनके प्रोविडेंट फंड पे। 5 मिनट में क्या हो गया? तो या तो उस 5 मिनट को आप इस तरह से परिभाषित कर दें कि ये 5 मिनट कुछ भी नहीं है, फिर सारी चीजें वैसे ही कर दें कि तुम्हारे पास किसी चीज का अधिकार नहीं है, वो हर चीज कंसेंट पर है। लड़का कंसेंट करे तो तुम्हें पैसा मिले, लड़का कंसेंट करे तो तुम्हें ना मिले। और अगर वैवाहिक कानून में आपको अचानक रेप जैसे घिनौने चीज की बू आ गई है, तो जो रेप एक्चुअल है उसमें जेंडर न्यूट्रल बनाने की बू अब तक नहीं आई आपको। इसका मतलब ये है कि जो लोग वैवाहिक बलात्कार नामक एक शब्द, एक घिनौने भाषा को जन्म दे रहे हैं, उनका एक एजेंडा है। वो कोई ऑनेस्ट तरीके से नहीं आ रहे हैं इस बारे में कि किसी को सुरक्षा मिले, ये डिसऑनेस्ट तरीके से आ रहे हैं कि इसका फायदा उठाया जाए। पहले हमारे पास पहले वैवाहिक चोरी, वैवाहिक डकैती, वैवाहिक क्या कहना चाहिए उसको, मानसिक यंत्रणा होती ही थी ना। अगर आप मेंटेनेंस लेते हो किसी से जबरदस्ती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, चाहे ये जेंडर न्यूट्रल हो ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो विवाह में चोरी का कोई कानून क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट है साथ रहने का, दुख सुख समझने का, और जो संसार की जो पद्धति है प्रोजिनी का, वो एक आधार है। और एक बात बताइए, विवाह के सिवा क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा एग्जिट है, क्या कोई मार्ग है जहां पर कि शारीरिक संबंधों को दुनिया एक्सेप्ट करती है? कानून भले एक बंद कमरे में एक्सेप्ट कर ले, माय लॉर्ड कह दें कि हाँ हाँ कोई भी किसी के साथ भी संबंध रख सकता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या वो इस चीज को अलाउ करते हैं? यही यही जो सो कॉल्ड जो आजादी है कि तुम किसी के साथ भी कैसा भी संबंध रख सकते हो, माय लॉर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं माय लॉर्ड को प्रॉब्लम है कि अगर तुमने बाहर संबंध रखा तो तुमने जिससे सो कॉल्ड शादी की है विवाह, उसको तुम्हें जिंदगी भर खिलाने का, रखने का और उसके हिसाब से रखने का दायित्व भी आता है। मेरा ये कहना है कि वैवाहिक बलात्कार एक गलत शब्द है, एक ऑक्सीमोरॉन है, जो कभी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं आना चाहिए आज के संदर्भ में। इसमें दो लोग एग्री करके बन गए। सीएस जी, मैं जी, थोड़ा जी, सा जी। पिच इन करना चाहूंगा कि देखो करिए। जी, मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आके जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ये जो पिटिशनर्स जो हैं दे आर टेकिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। वो बोलते हैं इस कंट्रीज में हो गया, इस कंट्रीज में हो गया, इस कंट्रीज में हो गया। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि उस कंट्रीज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सारे कंट्रीज में ना मैरिज सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज कोलैप्स्ड देयर। तो वहां पे आप उसको आप मैरिज में आप मैरिटल रेप रखो नहीं रखो ना, इट्स इमटेरियल फॉर देम। हाफ ऑफ देम डोंट गेट मैरिड, हाफ ऑफ देम हु गेट मैरिड दे गेट डिवोर्स्ड। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। और इंडिया डिवोर्स का आसान भी है वहां पे ना, डिवोर्स आसान भी, अभी उसमें मत जाओ, मान लो आसान नहीं। है और भी आप तो, ये भी देख लीजिए कि डिवोर्स हाँ। होता है अगर मान लीजिए नॉर्वे में, तो गुजारा भत्ता कौन देता है? सरकार देती है, लड़के को थोड़ी देना पड़ता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी बात नहीं है, बट दे दो भाई गुजारा भत्ता, क्या करें। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, वहां पे ना मैरिटल रेप मैटर इसलिए नहीं करता है, शादी कोई करता ही नहीं है, तो उनको क्या मतलब है इस चीज से। बट इंडिया में दिस सिस्टम इज देयर एंड इट विल सर्वाइव। वो वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं जाएगा। बट अगर ये सब लॉज जब आने लगे ना, जैसे बाहर में क्या होता है, योर 50% ऑफ योर चाइल्ड आर बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। राइट। इंडिया में ना ये सब आउटसाइड चीज द नहीं चल वेडलॉक। सकता है। ये सब ये पूरा कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा अगर इस तरह। अब एवरी सेकंड हाउस कहते हैं देयर इज अ सिंगल मदर हु डजंट हैव अ हस्बैंड एंड वाज अ चाइल्ड, शी इज रियरिंग अ चाइल्ड हु इज आउट ऑफ अ वेडलॉक। ये सब ना इंडियन सिस्टम में नहीं होता है। जी जी, दिस इज बिल्कुल। मिलियन ईयर्स ओल्ड ऑफ अ वैल्यू सिस्टम जो अभी तक इंटैक्ट है। जो चीज इंटैक्ट है ना वो आगे भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये सब चेंजेस ना ये सोसाइटी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। So जो what Western society has done ना, वहां का एकदम ब्लाइंडली हम उसको यहाँ पे नहीं फॉलो करते। बट दिस व्हाट द फेमिनिस्ट डू। ओके, नाउ सी किस किस कंट्रीज में ये लॉस चल रहे हैं। जिस जिस कंट्रीज में फेमिनिस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है, दे हैव टेकन ओवर द लॉज एंड टेकन ओवर द सिस्टम। वहां पे ये सब लॉज आ रहे हैं। जहां जहां पे अभी तक वो फेमिनिस्ट हैव नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू, इट्स ऑल इंटैक्ट देयर। इंडिया इज वन ऑफ द फ्रंटियर्स दैट दे वांट टू क्रैक, जो उनको काफी अपोजिशन हो रही है। तो लेट्स नॉट गो बाय दिस। कहते हैं वेस्ट ने ये कर दिया, वेस्ट ने वो कर दिया। वेस्ट का पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझोगे, हाउ दिस फेमिनिज्म हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम देयर। बिल्कुल। हाँ, असली गुड थिंग विद इंडिया इज, और जो कहते हैं वेस्ट जो मिस कर गया ना, जब फेमिनिज्म का जब कंट्रोल हो रहा था ना, तो वेस्टर्न मेन ना दे डिडंट रियलाइज इट। व्हेन सब कुछ हो गया ना, तब उनकी आंखें खुली, अरे ये क्या हो गया, मेरे पास ना कस्टडी है, ना नेदर आई एम एबल टू सी माय चिल्ड्रन, मेरे चाइल्ड सपोर्ट ले रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं। ठीक है, 498 नहीं था, वो भी रीजन था। इंडिया में एटलीस्ट द पॉजिटिव थिंग आई सी इज दैट इस इंक्रोचमेंट के साथ ना एक मेंस राइट एक्टिविज्म स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज अ होप फॉर मी। ठीक है, अदरवाइज सिस्टम्स में कंट्रोल तो धीरे धीरे आ रहा है, बट वंस दे सी द वॉइसेस, सी दिस पीआईएल ना जो चल रहा है, इसका सबसे सिल्वर लाइनिंग जो है ना, कि एक जज इज सो वोकली रेजिंग पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू देम ना, कि इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। उसने क्लियरली बोल दिया, जो रेप वाला जो पॉइंट है ना, सी रेप वर्ड इज वेरी क्रिटिकल। अब किसी को रेपिस्ट लेबल कर देते हो ना किसी मैन को, इट इज द मोस्ट स्टिग्मेटाइजिंग एंड डिह्यूमिलेटिंग थिंग। इट इज वर्स देन कॉलिंग मी मर्डरर। यस, उसको और उसको आप ऐसे लूजली आप कर दोगे, इसीलिए इसको मैरिज के एम्बिट से बाहर रखा हुआ है। इसको वर्ड स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस दिया गया है। दे शुड नेवर बी टर्म्ड एज रेप। इनका फेमिनिस्ट का लॉजिक होता है रेप इज अ रेप, बट और रेप का मैं एक चीज रेप का सिंगल डेफिनेशन है ही नहीं। कंसेंशुअल सेक्स इज अ रेप। राइट कंसेंशुअल सेंस को भी रेप कहते हैं। और मुझे एक चीज और कहनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कुछ दिनों से इस बात को कहना चाहता हूँ, और शायद एमआरएम न्यूज एक अच्छी जगह होगी इस बात को एस्टैब्लिश करने की, कि there is a huge gap or huge difference between what is called
a consent and a mood. I might not be in a mood to give you, let's say, 1,000 rupees today, but maybe I'll give you tomorrow. But I somehow know that, okay, I mean, the guy is going to support me or help me or, you know, maintain me or something like that. So taking examples that जब कभी पत्नी का मन नहीं होता है तो पति को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर वो करता है तो ये रेप है। और जैसा आपने कहा वासिफ कि ये रेप इतना बड़ा शब्द है, जैसे ने किसी की माँ को गाली दे दे, उस टाइप की चीज है कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है बात करने का। प्रोसिक्यूशन भी बहुत डिफरेंट किया हुआ है एक्चुअली, और जो सेक्शन 1 डिफाइन करके भी दे आर सेइंग दैट जैसे आईपीसी 375 में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, यू शुड नॉट डू दैट, you should not do that, you should not do that, you should not do that. You are right, I agree. चंद्रशेखर जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं बाकियों को भी थोड़ा मौका देना चाह रहा था। तो मैं प्रमोद जी को बोलना चाहूंगा। प्रमोद जी, आप अपने व्यूज रखें इस टॉपिक पर। ये देखिए, जैसे धारा 375 के एक्सेप्शन पे बात चल रही है, एक्सेप्शन जो 2 है पॉइंट है, और जनहित याचिका यही लगी हुई है कि जो इम्यूनिटी मिली हुई है हस्बैंड को, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन ये आधा फैक्ट है मेरे हिसाब से। इम्यूनिटी जो है महिलाओं को मिली हुई है। महिला मतलब आप अगर शादी कर लिए हो या शादी नहीं की हो, किसी भी स्थिति में रेप का जो लॉ है उनके पर लागू नहीं होता है। इवन इससे पहले भी जितने लॉ बने हुए रेप के अलावा, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है या इंडिया में 498A का लॉ है, ठीक है, इन सब में उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। इवन आप हत्या का प्रयास जो होता है, गैर इरादतन हत्या या किसी को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करना, उसमें भी उनको इम्यूनिटी दे के रखे हुए हैं। तो इस पार्ट पे किसी जगह बहस नहीं हो रही है कि हाँ इसको कैसे लाया जाए। इवन जहां पे थोड़ा मोड़ा स्कोप रखा गया है, थोड़ा सा भी स्कोप रखा गया है कि एक 2 लोगों के मध्य जो संबंध बनते हैं उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि कंसर्न था कि नहीं था, उस जगह पे हिट किया जा रहा है कि उस कंसर्न को हम वैवाहिक जो विवाद होते हैं उसमें यूज किया जा सके। 377 का जो लॉ है उसमें भी हमने देखा है, पहले 498A पे हेवीली मिसयूज होता था, उसका बहुत हैवी मिसयूज था। फिर कई सारे गाइडलाइंस आए, मेंस राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने काफी फाइट किया, तो 498A पे एक रिलीफ मिला कि हाँ ठीक है, आप ट्रायल फेस करो, उस समय तक के आपको बचाव के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। फिर 377 का यूज आज के दिनों में यूज होने लग गया कि हस्बैंड, उसकी फैमिली जितने भी है उनको जेल में डाला। शायद प्रमोद जी का वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया है। चेतन जी, आप हैं हमारे साथ अभी? उसको विड्रॉ कराना है कैसे? हाँ, मैं हूँ यहाँ पे, और जैसे कि अभी बाकी पैनलिस्ट ने बोला, मेरे को भी फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है मेरे उसमें नेट में, पता नहीं क्या इशू है मेरे नेट में कि आपके यहाँ से। इसमें बाकी पैनलिस्ट ने जो बात किया उसको और मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, मैरिटल रेप, सो कॉल्ड, जो फेमिनिस्ट लोग ये एक नया टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं इंडिया में। एक्चुअल में ये ऑलरेडी मैरिटल रेप या सेक्सुअल वायलेंस जो है ये ऑलरेडी कवर्ड है हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और 498A में, ठीक है, ये बोलना चाहता हूँ मैं। और इन लोग दूसरे कंट्रीज का जो रेफरेंस, दूसरे कंट्रीज के लॉ का जो रेफरेंस दे रहे हैं वो एक्चुअल में बिल्कुल गलत है। वहां पे रेप लॉ अगर आप देखेंगे तो रेप लॉ ऑलरेडी वहां पे जेंडर न्यूट्रल है। वहां पे मैरिटल रेप की अगर बात करते हैं दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली अगर आप यूएस का देखेंगे तो वहां पे स्पाउसल रेप की बात करते हैं। मैरिटल रेप मींस स्पाउसल रेप, मींस वाइफ भी हस्बैंड का रेप कर सकता है और करता है, ठीक है। अभी इंडिया में जो डाटा अवेलेबल है वो वुमेन रेप, मैरिटल रेप फेस कर रही है उसके बारे में, लेकिन मेन हस्बैंड जो है वो भी स्पाउसल रेप फेस करता है, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं करते इन लोग। गवर्नमेंट जानबूझ के उसको, या फिर जो भी फेमिनिस्ट एनजीओ है उसको जानबूझ के हाइड करना चाहती है फैक्ट को। और जो रेप लॉ है, अगर मैरिटल रेप आया तो रेप लॉ जो है टोटली वन साइडेड रेप लॉ है। इसमें कंसेंट की बात करते हैं लोग, कंसेंट को भी इन लोगों ने, फेमिनिस्ट लॉबी ने पूरा अपने हिसाब से उसका स्क्यूड डेफिनेशन निकाला है। और उसमें अगर आप 114A एविडेंस एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखता है कि अगर वुमेन अगर रेप हुआ ऐसा करके बोलती है कोर्ट में तो उसको रेप माना जाएगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो मैरिटल रेप में भी यही होगा, अगर ये आएगा तो
हर हस्बैंड एवरी घर में एक रेपिस्ट होगा और जो बच्चे होंगे वो रेपिस्ट के बच्चे होंगे। ये कंसेंट का एकदम स्क्यूड मीनिंग है। एक्चुअल में अगर ओरिजिनल इसका मीनिंग देखा जाए तो कंसेंट मीन्स दोनों पार्टी का एग्रीमेंट सेम मैनर में, वो डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट इन लोगों ने एविडेंस एक्ट को भी वहां पे स्क्यूड करके रेप लॉ के लिए स्पेशल एक 114A इंट्रोड्यूस किया और उसमें बोलते हैं कि वुमेन का जो स्टेटमेंट रहेगा दैट विल बी फुल एंड फाइनल एंड उसको हरिश्चंद्र की औलाद मानेंगे और उसको करेक्ट माना जाएगा। एक्चुअल में लॉ जो रेप लॉ जो है दूसरे कंट्रीज में वो जेंडर न्यूट्रल है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बोला गया है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15(1)(2) अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है कि जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट लोगों ने पूरा लॉ को मेन और हस्बैंड के अगेंस्ट में कर लिया है। आप 498A देखो, DV एक्ट देखो और ये मैरिटल रेप लॉ आ रहा है उसकी बात अगर करेंगे तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही प्रोसिक्यूट कर सकती है हस्बैंड को। हस्बैंड के पास कोई राइट नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैं जैसे पहले बता रहा था थोड़ी देर पहले कि दूसरे कंट्रीज में ये भी एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। कोई सेक्सुअल असल्ट होता है, कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है तो वो हस्बैंड भी उसको यूज कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। लेकिन इंडिया में वो भी जेंडर बैस्ड, ओनली वाइफ ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्लेम कर सकती है। हस्बैंड का डोमेस्टिक वायलेंस, उसका मर्डर, उसका एब्यूज, उसके लिए कोई लॉ नहीं है हमारे कंट्री में। ये मैं बताना चाह रहा था और बाकी पैनलिस्ट से बात करते हुए हम लोग और आगे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सेक्सुअल वायलेंस का, तो सेक्सुअल वायलेंस जो है दोनों जेंडर से होता है सर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। लेकिन इंडिया में हमारी जो फेमिनिस्ट एनजीओ है, फेमिनिस्ट लॉबी और जो बाहर दूसरे कंट्रीज से जो फंडिंग हो रहा है उसके कारण इन लोग वन साइडेड स्टडी, वन साइडेड डाटा प्रोड्यूस करते हैं और हर हस्बैंड को, हर मैन को इन लोग रेपिस्ट करार घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी से बात हुई तो आप सबने एक बात बताई कि जो लॉज है उसका मिसयूज होता है और इसी मिसयूज के कारण कहीं ना कहीं हमें ये लॉ नहीं लाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि सारे कानूनों का लगभग दुनिया में मिसयूज होता है पर लॉज है। तो क्या ये कानून, ऐसा क्या है जो इस कानून को नहीं लाना चाहिए? और आखिरकार औरत के लिए जो रेप है वो एक आखिरी विकल्प होता है और औरतें वैसे भी रेप का केसेस बहुत कम दर्ज कराती है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। तो आपका इस पर क्या जवाब है? आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? वसीफ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ओके सौरभ, सो ये मिसयूज का जनरली लोग लेजिस्लेचर में या जुडिशरी में ये सीधे ये एक ग्राउंड लेते हैं कि मिसयूज इज नॉट अ ग्राउंड टू अमेंड द लॉ, चेंज द लॉ, ब्रिंग द न्यू लॉज। कोई सुप्रीम कोर्ट की कहीं पर रूलिंग भी है, बट हम यहाँ पे ना ऑल लॉज आर गेटिंग मिसयूज्ड, ये सबसे बड़ा इनका आर्ग्यूमेंट होता है। बट सी, वी हैव टू सी द डिफरेंशिएशन दैट ऑल जेंडर बेस्ड लॉज आर ग्रॉसली मिसयूज्ड। There's a difference between misuse and the difference between grossly misused. और कोई भी लॉज अब जब लाते हैं और जब इसका ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, अब इट विल गेट ग्रॉसली मिसयूज्ड। इसमें देयर इज नो, इट्स लाइक डिनाइंग ग्रेविटी, अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो तो these are the consequences and you are making changes in the law without looking at what the consequences are, so that will be injustice to the this entire proposal. So this is what I have to say on the misuse. So there is a gross misuse and judiciary has come here. Gender based laws का तो gross misuse एक different plane पे होता है. You simply cannot compare it with all other laws getting misused. Okay. And we have come to a stage where gross misuse का जो gender based का जिस plane पर है उसके consequences को तो consider करने पड़ेंगे आज नहीं तो कल, otherwise it will be a catastrophe. उसके implications तो हम already देख रहे हैं. And upcoming laws, if you don't take care of it, don't consider the consequences, then इसके results तो catastrophic होंगे। धन्यवाद वसीफ जी। पार्था जी, आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Generally laws कैसे हैं? The reason why laws are made is in society there are certain human behavior, कुछ ऐसा होता है like murder या फिर वो कुछ certain things inherently wrong रहते हैं।
So for that you bring in certain laws, but something like this dowry or ये कुछ, these are things which come up in society. It is okay to get in laws to correct the exception, but here what has happened is एक बार ये correction लाने के बाद इसमें बहुत सारे फायदे लोगों को लगने लग गए, so they have made it into a mainstream thing. So now this has given scope for misuse, like you said, grossly misuse. ग्रॉस मिसयूज क्या, समटाइम्स अभी कभी कभी लगता है कि जैसे वो करेक्शन फैक्टर लेके आए हैं उसमें ही इंटेंशन में ही खोट है। तो इन द सेम वे अभी जो मैरिटल रेप का जो भी इशू उठाया जा रहा है, यहाँ पे इंटेंशन में ही खोट है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज। थैंक यू पार्था जी। चेतन भाई, आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे? इसमें मैं कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें हमको ये बोला गया है कि डबल जियोपार्डी नहीं होगा। किसी भी पर्सन का कोई अगर वो क्राइम करता है, क्रिमिनल ऑफेंस कोई करता है, तो उसको एक बार दो बार एक ही बार ही पनिशमेंट मिलेगा, दोबारा या तीसरी बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अभी ये सेक्सुअल असॉल्ट या फिर अनकंसेंटेड सेक्स, इसको मैरिटल रेप का जो नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी हस्बैंड को डोमेस्टिक वायलेंस केस में प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ऑलरेडी आईपीसी 498A में भी सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूडेड है, तो उसमें भी ऑलरेडी उसको पनिशमेंट मिल रहा है। और ये मैरिटल रेप में भी अभी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। तो डबल जियोपार्डी नहीं है, तो ट्रिपल जियोपार्डी हो गया। तो आरडी आलम पैटर्न जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डिफाइन किया गया है, उसका क्लियर कट वायलेशन है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 114A में जो बताया गया है कि वुमेन का स्टेटमेंट जो है गॉस्पेल ट्रूथ रहेगा, वो चीजों को उसको आपको जेंडर न्यूट्रल बना के, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे कहा गया है कि कंसेंट मीन्स दोनों पार्टी का कंसेंट, तो उसको आपको लाना पड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 114A जो रेप लॉ के लिए बनाया गया है, उसको जो है स्क्रैप करके उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इन लोग जो है, हमारा जो फेमिनिस्ट जो लॉबी है वो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, इंडियन फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और इन लोग मैरिज को कैसे भी करके यहाँ से स्क्रैप करना चाहते हैं। जो है मैरिटल रिलेशनशिप, जो सेक्रोसेंट रिलेशनशिप हम लोग जो बोलते हैं हिंदू सोसाइटी में या फिर इंडियन सोसाइटी में, उसको इन लोग खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी एक चाल है, ये चाल को हम लोग पूरा फोर्स के साथ में अपोज करेंगे। यही मेरा कहना है। थैंक यू। और ये जो धारणा है ना कि वुमेन दे डोंट कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, देखिए सामने कौन नहीं आता है। जब आप किसी मैरिज में हैं, आप वुमेन को छोड़ दो, मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ ना, जित सिचुएशन अगर डिस्टर्बिंग हो रही है तो एवरीबॉडी ट्राइज टू मैनेज इट, बट सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लगता है कोई चारा नहीं है, तो लोग आते हैं बाहर। ये तो मेन का भी टिपिकल बिहेवियर है। Nobody wants to break the marriage. Typical men तो they don't want to break the marriage. जब सिचुएशन जब खराब होती है तब लोग सामने आते हैं बाहर बोलने के लिए। तो कोई अगर सामने आ रहा है, कोई बोल रहा है, तो ये इसका ये रीजन नहीं है कि they don't want to do it. But this is a human nature. People will come out when they feel that now is the time to come out. और women केस में तो जब कुछ भी नहीं होता तब भी वो सामने आके वो कुछ सच झूठ बोलती रहती है, because the system accepts that. एक हस्बैंड जो है बॉम्बे में रहता है, उसको उसकी वाइफ ने यूपी पुलिस को 6 साल के सेपरेशन के बाद में आईपीसी 377 का एक कंप्लेंट रजिस्टर किया अननेचुरल सेक्स का। हस्बैंड के ऊपर ही बर्डन रहता है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंट इज ऑन हस्बैंड। तो हस्बैंड कैसे प्रूव करेगा कि 6 साल के पहले मैंने कोई अननेचुरल सेक्स उसके साथ में नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लॉ मिसयूज होता है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है। रात को 1:30 बजे 2 बजे पूरे रात हम लोग जागते रहते हैं, ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं। तो ये अंधापन जो है हमारे कानून में, उसको हटाना पड़ेगा प्लीज। थैंक यू। तो उनका आपको क्या लगता है, उनका क्या मंशा रहता है 377 लगाने के पीछे? नहीं, इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ ना। इसमें आज देखो 498A में बेल इज बिकम इजियर, तो बस 498A लगाने से उनका अल्टीरियर मोटिव सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो 377 लगाओ, देन बेल बिकम्स डिफिकल्ट, देयर आर हाई चांसेस दैट ही विल गो टू द जेल। सो इसमें ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन के लिए लगाया जा रहा है सब कुछ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया सौरभ जी ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसी केस का रेफरेंस देके मैं बताता हूँ। 6 साल पहले इनकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और उसमें वहां पे उसने झूठा पिटीशन फाइल किया, झूठा मेंटेनेंस क्लेम किया।
हस्बैंड ने पूरा एविडेंस निकाला और डोमेस्टिक वायलेंस केस में फर्जरी एप्लीकेशन फाइल कर दिया। तो ये सब चीजों में जब ट्रैक हो गई वाइफ, तो ये 6 साल के बाद अननेचुरल सेक्स 377 का मिसयूज करते हुए उसने एफआईआर रजिस्टर किया। एक अंधे को भी आप पूछोगे कि 6 साल पहले कैसे अननेचुरल सेक्स को आप उसका केस कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, तो वो मना करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वाइफ ने 377 आईपीसी का मिसयूज किया। अभी मैरिटल रेप लॉ अगर आता है तो ऐसे ही मिसयूज होते रहेगा। ये तो जस्ट मैं कल रात का इंसिडेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया। प्लीज। हाँ, just to add to that, so this is the biggest problem in these laws जो जिसको heinous crimes में लेते हैं। इसमें ना कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है ऑपरेट करने का। बट जैसे अब नेपाल का देखो, ये नेपाल का लॉ ये लोग कोट करते हैं। नेपाल में 35 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, विद इन 35 डेज यू हैव टू फाइल द केस। यूएसए के कई स्टेट्स में ये लिमिटेशन पीरियड है। अब जो आदमी यहाँ पे, जैसे चेतन भाई ने अभी जो एग्जांपल दिया, 3 साल से या 5 साल से लोग अलग रह रहे हैं और अभी वो केस कर रही है 6 साल पहले का। ये केस आइडियली स्टैंड नहीं करना चाहिए। तो ये सब ना बहुत बड़ा लकूना है इन सब लॉज में। ये सब लकूना रहते हुए आप यू आर एडिंग एडिंग टू द मिक्स, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसमें एक शॉक फैक्टर भी है। इफ यू फाइल मेंटेनेंस केस एंड ऑल दैट, उसका छोटा छोटा शॉक लगेगा। व्हेन यू से 377 एंड मैरिटल रेप, बड़ा शॉक लगने वाला है। सो यू आर साइकोलॉजिकली किलिंग योर ओपोनेंट। तो ये शॉक फैक्टर के लिए ही बन रहा है ये एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं मेन के पक्ष में कोई लॉ नहीं है जहां पे वो रिपोर्ट कर सके। एटलीस्ट फीमेल के पक्ष में वो लॉज हैं। तो ये एक पॉइंट है जो अभी निकल कर आया है। अभी कई ये हमारे लीगल सिस्टम का फेलर है। इतने सारे वुमेन पुलिस स्टेशन, इतने सारे वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन मिनिस्ट्री और वुमेन कमीशन बना के अगर वुमेन अगर अपने प्रॉब्लम को रिपोर्ट नहीं कर पा रही, तो हमारे लीगल सिस्टम का फेलर है। उसमें आप मेन को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज जिनका ये एग्जांपल लेते हैं, उसमें काफी एग्जांपल्स हैं जिसमें मैरिज का रेट काफी डिक्लाइन हो रहा है। क्या ये सही है? हाँ, एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन। आपको ये जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपको डिवोर्स रेट हैज रीच्ड टू अ लेवल ऑफ हाईएस्ट इज 70% फिनलैंड का, एंड आपको यूके इज 44-45%। तो यूके में वो सिंपल है, 50% डोंट मैरी, 50% वो गेट मैरिड, दे गेट डिवोर्स्ड। और ये पैटर्न और चिल्ड्रन गेटिंग बॉर्न आउट ऑफ द वेडलॉक, आपको मैं यूके का डेटा देखा, देयर इज अ चार्ट ऑन दैट। ओके, फ्रॉम 1960 टिल 2005 जो चीज 5% थी 1960 में, टुडे यूके का दैट इज 50%। इट्स लाइक दिस कि आपको अगर आज के दिन लाइफ में आप गाड़ी खरीद के आप रोड पे जाना है, आपको यू शुड नो ड्राइविंग, यू शुड नो द ट्रैफिक रूल्स एंड यू शुड पास एन एग्जाम, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। बट शादी के लिए देयर इज नो लाइसेंस, नो। सो आपको फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटल फिटनेस होना चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होना चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वगैरह रहना चाहिए। शादी में व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड, उसके बाद बच्चे होंगे तो व्हाट यू आर सपोज टू डू विद दोस किड्स। So all this knowledge is not there. I got one author book published किया उन्होंने। He has written a beautiful book called this How to Choose Mr. and Mrs. Right बोल के एक book दिया था, and some of those books got sold also. So इसमें it's very clearly he has written all the points on what it is required. एक तो marriage के पहले you should have एक evaluation होना चाहिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग होना चाहिए, फिर सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट वेयर पीपल कैन बी गिवन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट। वो अगर प्रोसेस से जाते हैं तो एटलीस्ट आधे लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि ओके, इफ दे थिंक दैट आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, देन आई कैन टेक अ स्टेप बैक। तो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन अपना सिस्टम में है ही नहीं है। सो वंस दैट इफ वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट हाफ ऑफ इट, then I think lot of these issues will not even come to the fore. इनका ये लोग द आर्गुमेंट ये लेकर आ रहे हैं कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन का इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बट दे आर रेडी टू वायलेट द राइट्स ऑफ अ मैन और अ हस्बैंड। सो सी इनके आर्गुमेंट्स आर टोटली डिफरेंट प्लेन पे होते हैं। इन्होंने वुमेन को आप रेप लॉज को ही देख लो या 498 देख लो, दैट सेज वुमेन आर ग्रेटर देन मेन, राइट। मैरिटल स्टेटस में उन्होंने बोल दिया है उस लॉ ने कि मैरिड वुमेन आर इक्वल टू
married husband, married man. And what they are fighting for, I want married woman should be greater than married man. This is what their equality is, definition is. And every time एक law लाते हैं, they are coming on the basis that women are victims. ऐसा बोल के law लाएंगे and उस law को permanent बना देंगे, ठीक है? That means you are, and we see that once एक बार वो law आ जाएगा तो number of cases will increase year by year under that law. That means that law is not effective. अगर लाया गया तो लोग डर के मारे वो कम होना चाहिए ना, cases नहीं होता है, increase होता है. So once it is increasing, they will get another law saying that again women are victims in a different way. So that means basically वो victimization of women को perpetualize कर रहे हैं, perennial बना दे रहे हैं. So this is not going to help in any way. एक और आर्ग्यूमेंट जो उनकी तरफ से आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक सहमति एक बार आ गई मैरिज में तो मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि महिला को पति के हर इच्छा को पूरा करना होता है, उसका जिम्मेदारी होता है और उनको ना कहने का कोई अधिकार नहीं है और पत्नी कहीं ना कहीं पति की एक निजी संपत्ति बन के रह जाती है और पति उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर सकता है. तो क्या आप लोग इसको मानते हैं कि क्या क्या सही है? अगर रोल अगर रिवर्स किया जाए तो women are also saying that no, पति का कोई ये नहीं होता है, जो भी बोले उसको सुनना ही पड़ेगा ना, एंड उसको लॉ का भी ठप्पा है उसके ऊपर. पति को भी आप लिबर्टी दे दो कि भैया वो सैलरी लेके नहीं आएगा घर से, दोनों सैलरी लेके आओ, इक्वली कमाओ और इक्वल खर्च करो घर के. मतलब कंसेंट सिर्फ एक ही साइड से होना चाहिए. हाँ, ये तो वन साइडेड केस रहता है पूरा. अच्छा, आप लोग ये तर्क देते हैं कि विवाह के जो बंधन को बचाना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, तो इनका ये कहना है कि महिलाओं के जो अधिकार है वो ज्यादा जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन मैरिज को बचाना ज्यादा जरूरी है. इस बारे में आपका क्या? ठीक है, हाँ, हम भी उसके लिए तैयार हैं. आप महिलाओं के अधिकार को बचाओ, वी विल डू मैरिज स्ट्राइक. ठीक है, हम लोग भी शादी नहीं करेंगे. ठीक है. नहीं, ये कहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? कब बोला है? हमने कभी नहीं बोला है. फाइनली सिचुएशन हो ही नहीं रहा है ना. जो चीज बचा ही नहीं पाओगे तो उसके बारे में बात ही क्यों करेंगे हम लोग? वी आर ओनली सेइंग अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सेव द मेन. ये फाइनल सवाल आप लोग के लिए है कि आप लोग को कंसेंट से परेशानी क्या है? अगर पत्नी कंसेंट देती है तो रेप नहीं कहा जाएगा, कंसेंट ना हो तो रेप कहा जाएगा. इजंट दैट सिंपल? भाई, कंसेंट का मीनिंग आपने पूरा स्क्यूड कर दिया. रेप लॉ में आपने कंसेंट मींस वाइफ का ही कंसेंट, वुमेन का ही कंसेंट बोल रहे हो ना. दैट इज नॉट करेक्ट. आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंसेंट दिया गया है, कंसेंट बोला गया है, कंसेंट का डेफिनेशन है, वो इंप्लीमेंट करो. आप जो एविडेंस एक्ट 114A में है उसको स्क्रैप करो. आप वुमेन का स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड एज गॉस्पेल ट्रूथ. 15 साल पहले मेरा मैरिटल रेप हुआ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 15 साल पहले मेरा रेप हुआ, आप कैसे प्रूव करोगे 15 साल पहले क्या हुआ? सो इट इज टोटली वैड. हमारा सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम जो है, पूरा बर्बादी के कगार पे लाके रख दिया है हमारे कंट्री को, हमारे फैमिली सिस्टम को, हमारे देश के पुरुषों को. यही बताना चाहता हूँ. कंसेंट का देखो, अब समझो इस बात को, प्रूफ तो है ही बिल्कुल. अपने इतना लॉपसाइडेड एविडेंस एक्ट बनाया हुआ है और बेडरूम के अंदर में देखो, यहाँ पे फोर्सिबल सेक्स की बात नहीं हो रही है ना. कंसेंट नहीं का मतलब ये नहीं है कि फोर्सिबल सेक्स हो रहा है. कंसेंट का डेफिनेशन ही एक डिफरेंट स्पिन में है. आईपीसी में पहले विदाउट हर कंसेंट आता है, नेक्स्ट तीन जो उसका है ना विद हर कंसेंट स्टार्ट होता है, एंड देन द कंडीशंस अप्लाई. आपको जो एनसीआरबी का जो डेटा है आपको मोर देन 50% ऑफ केसेस कंसेंशुअल सेक्स है जिसको रेप में कन्वर्ट किया गया है. 50% फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, 20-25% एलोपमेंट के केसेस है. तो 75% में तो आपको वायलेंस ही इन्वॉल्व नहीं है, वो कंसेंशुअल सेक्स है. अपने कंसेंट का मीनिंग ऐसा ट्विस्ट कर दिया है ना कि एवरी मैन इज एक्चुअली, एवरी हस्बैंड इज एक्चुअली अ रेपिस्ट. जी, ये कंसेंट का है, ये है ना, इट्स अ वेरी वेग थिंग. फिर ऐसा कंसेंट हम लोग नॉन कंसेंट देखते रह जाएंगे. लेट अस से 1 year ऑफ मैरिज, क्या हम लोग एवरीडे मेंटेन करेंगे? आज कंसेंट है, आज नहीं है, और परसों अगेन कंसेंट है. तो इट्स लाइक CS ने बताया था, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मूड. एंड अगर आगे वाले का मूड आप जज नहीं कर पाए, आप फैथम नहीं कर पाए, या फिर somehow you are not able to understand each other, then you cannot call just because sexual relationship has happened,
और अगर नॉन कंसेंट के बिना भी आपने यू हैव गिवन इनटू योर वाइफ और योर हस्बैंड, इट डजंट मीन दैट मैरिटल रेप हैज हैपेंड। वेस्टर्न कंट्रीज में नॉट दे हैव स्टार्टेड डूइंग अ स्टडी जहां पे दोनों का दे आर ट्राइंग टू असेस। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का स्टडी है जिसमें दे से दैट जहां नॉन रेसिप्रोकल वायलेंस होता है, वायलेंस आर टू टाइप्स, जहां रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, बट देयर इज नॉन रेसिप्रोकल वेयर वन साइड इज has overpowered the other. उसमें 70% केसेस में women are the perpetrators. If you do the similar kind of study, I won't be surprised आपको अगर similar results आएंगे तो। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में भाग लेने के लिए। आगे और भी शो होते रहेंगे जहाँ पे हम आपको सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।